हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवे स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो मैंने अपने चैनल पर एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया है जिसका नाम है नॉलेज एंड करिकुलम BES 126 अकॉर्डिंग टू इग्नू बुक्स। कोर्स कोड है BES 126। लेकिन अगर आप कहीं से भी बीएड कर रहे हो, चाहे आप KU से कर रहे हो, चाहे आप जामिया से कर रहे हो, चाहे आप CRSU से कर रहे हो, DU से कर रहे हो या किसी भी अन्य संस्था से बीएड कर रहे हो, तो आपके लिए ये वाला जो सिलेबस है नॉलेज एंड करिकुलम का सबके लिए इक्वल एंड हेल्पफुल रहने वाला है। सो यूनिट 3 तक वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आज हम देखेंगे यूनिट 4 जिसका नाम है नॉलेज, सोसाइटी एंड पावर। ये वाली यूनिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। क्वेश्चंस पहले डिस्कस करना चाहूँगी, उसके बाद हम यूनिट की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो क्वेश्चंस की अगर बात करूँ तो पूछा जाता है डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन आइडियोलॉजी एंड करिकुलम विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो रिलेशनशिप पूछी जाती है आइडियोलॉजी के बीच में और करिकुलम के बीच में क्या है, और विद एग्जाम्पल्स तो लॉन्ग क्वेश्चन इस तरीके से आता है। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया जून 2020 में, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मीनिंग बताइए एंड डिस्कस हाउ इट इम्पैक्ट्स करिकुलम। ये करिकुलम को किस तरीके से प्रभावित करता है, ये चीज़ बतानी। एक बार क्वेश्चन इसमें पूछा गया, रिफ्लेक्ट ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज ऑन करिकुलम। जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज है ना, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है करिकुलम में, वो बताना आया। एक बार क्वेश्चन आया जो आपके शॉर्ट नोट लिखने आते हैं, जिसमें मैं कहती हूँ पार्ट्स वाला क्वेश्चन होता है ना, जिसमें 4 to 5 पार्ट्स आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्क्राइब करो किसको, आइडियोलॉजी एंड हेजमोनी को। तो ये सारे तमाम क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये वाला जो यूनिट है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए करते हैं यूनिट स्टार्ट। यूनिट स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर चैनल के साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हो ना, या फिर वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस जरूर करना ताकि आपको सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। एक और छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर आप किसी बीएड ग्रुप से जुड़े हुए हो या फिर आपका कोई नॉन बीएड कर रहा है और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की भी हेल्प कर सकता है, तो काइंडली शेयर द लिंक। इस वीडियो का या फिर प्लेलिस्ट का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई विल बी थैंकफुल टू यू। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो इंट्रोडक्शन इस यूनिट का। इंट्रोडक्शन मैं हमेशा कराती हूँ, इस वजह से कराती हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन में ना कुछ ऐसी बातें होती है जो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप वो चीज़ भी उसमें लिख करके आ सकते हो, वो चीज़ भी ऐड कर सकते हो। आपके पास एक कंटेंट हो जाता है, आपके पास एक मैटर हो जाता है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। कहीं पर आपको लगता है कि मैं अब क्या लिखूं, क्योंकि इतना सारा लिखना होता है, 20-20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके से आप कहीं भी इन चीज़ों को ऐड कर सकते हो। तो देखते हैं, कहा है कि एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन एक स्थिर नहीं है। हमें ये चीज़ सबको पता है कि एजुकेशन स्टैटिक नहीं है, एजुकेशन गतिशील है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। हमें एजुकेशन में चेंजेस देखने को मिलते हैं विद टाइम को। जैसे भी सोसाइटी है, जैसा भी कल्चर है, उस तरीके से एजुकेशन में भी हमें बदलाव लाने पड़ते हैं। और ना ये अहिस्टोरिकल है, क्योंकि हमारे जो एजुकेशन है उसका कुछ ना कुछ इतिहास भी रहा है। अगर बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन जो है वो समय के साथ बदलाव उसमें आता जाता है, और उसकी जो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उसमें हमें बदलाव करने भी पड़ते हैं। एजुकेशन जैसे आज के टाइम में देखें तो एजुकेशन सेक्युलर, साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल है। लेकिन अगर हम बात करें एंशियंट टेक्स्ट की, या हम बात करें पहले की, तो अर्लियर क्या था, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, जो धार्मिक संस्थाएं थी, वो ज़्यादा पावरफुल थी, वो ज़्यादा होते थे, गुरुकुल में होती थी। और जो आपकी स्पिरिचुअल एजुकेशन हो गई, और जो आपकी अध्यात्म वाली जो शिक्षा हो गई, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या हुआ, ज़्यादा जो एजुकेशन है वो सेक्युलर, टेक्निकल, प्रोफेशनल, इस टाइप से इसमें चेंजेस आए हैं। तो ये चीज़ तो आप समझ गए होगे कि एजुकेशन जो है बेटा, वो आपकी स्थिर नहीं है, वो आपकी क्या है, डायनेमिक है, जिसमें चेंजेस आते रहते हैं। अब आगे देख सकते हो कि हर सोसाइटी के अलग अलग नोशन होते हैं एजुकेशन के। बिल्कुल सही बात है, कहीं पर हम एजुकेशन में कुछ फॉलो कर रहे हैं, किसी कंट्री में अलग वे में हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि ईच सोसाइटी हैज़ इट्स ओन नोशन ऑफ एजुकेशन। टू मेक सेंस ऑफ एजुकेशन, व्हाट वी लर्न, व्हाट इज बिंग रिगार्डेड एज लेगिसिमेट नॉलेज, और द वे वी लर्न, वी नीड टू
कंटेक्चुअलाइज और सिचुएट इट इन स्पेसिफिक टाइम एंड स्पेस। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर हम कोई भी नॉलेज कुछ भी हम सीख रहे हैं तो उसमें हम उसको हम किसी एक संदर्भ में किसी भी एक टाइम एंड स्पेस में उसको हम सिचुएट करते हैं, तब हम जो नॉलेज है या एजुकेशन है उसको रिसीव करते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट व्हेन यू बिगिन टू लुक एट एजुकेशन सोशियोलॉजिकली, अब सोशियोलॉजिकली अगर आप देखोगे ना एजुकेशन को, तो बेटा आप पाओगे कि जो एजुकेशन है ना वो आइसोलेशन में नहीं है। एजुकेशन ये नहीं है कि अलग थलग एक आइसोलेटेड चीज़ नहीं है। एजुकेशन क्या है कि हमारी जितनी भी सोशल नीड है, एक समय पर जो भी हमारी नीड है, जैसा भी हमारा समाज में परिवर्तन आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो एजुकेशन है ना वो शिफ्ट हो जाती है। उसके अकॉर्डिंग ना हमारी एजुकेशन में बदलाव आते रहते हैं। वट प्रिवेल्स एट एजुकेशन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर। तो बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल सही बात है कि एजुकेशन को हम सेपरेट नहीं कर सकते। जो भी पॉलिटी है, ठीक है, जो भी हमारी राजनीति में चल रहा है, जो भी हमारा इकोनॉमी चल रहा है, जैसे हमारी अर्थव्यवस्था है, जैसे हमारी संस्कृति है, कल्चर है, उन सब को हम सेपरेट नहीं कर सकते एजुकेशन से। एजुकेशन के अंदर आपको ये सारी चीज़ें, अगर किसी भी चीज़ में बदलाव आती है तो आपको एजुकेशन के अंदर भी शिफ्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट को ना बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि ये वाले जो मैटर है ना ये आपका कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेगा। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलता है ना इस वाली यूनिट से, तो आप कहीं भी इसको ऐड करके आ सकते हो। स्टार्टिंग में आप अपना जो भी आपको लिखना है, बीच में आप ये सब लिख सकते हो, क्योंकि ये सारा आपका कंटेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। एग्जाम्पल्स दे दे के आंसर करोगे तो और भी अच्छी बात होगी, क्योंकि उसके और अच्छा बेनिफिट मिलता है। एग्जाम्पल जो दो उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देना कि आपने एग्जाम्पल्स देकर भी आंसर अपना किया हुआ है अटेम्प्ट। तो दीज डेज एनवायरमेंटल एजुकेशन इज बीइंग टॉट फ्रॉम स्कूल टू हायर एजुकेशन लेवल। अब आपको ये पता है कि हमारे ना स्कूलों में जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है, ईवीएस है, वो सब पढ़ाई जाती है, स्कूल्स में भी पढ़ाई जाती है, हायर लेवल पर भी पढ़ाई जाती है, कॉलेज वगैरह में भी पढ़ाई जाती है। अब इसका एक मेजर रीज़न क्या है? मेजर रीज़न है बेटा इंडस्ट्रियल और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ हो गई है। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जो अर्बनाइजेशन हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे जो एनवायरमेंट है उसको कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंची है, उसको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि हमें लोगों के अंदर, हमें बच्चों के शुरू से ही हमें कोशिश करनी पड़ती है कि बच्चों के अंदर ऐसी हमें नॉलेज डालनी है, ऐसी हमें बातें उनको सिखानी है कि किस तरीके से हम एनवायरनमेंट का नुकसान कर रहे हैं और किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं, किस तरीके से हम ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ, क्लीन एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यही चीज़ बताई गई है कि जैसे जैसे हम हमारा जो कंसर्न है, it is a matter of great concern and it is important to strive for the kind of knowledge that makes sense of the growing environmental crisis। जो environmental crisis है उसको हम किस तरीके से रिजोल्व कर सकते हैं। इस वजह से हमें इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी बच्चों के अंदर अराउज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, बच्चे प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें। तो ये सारी जो नॉलेज है, अगर उनको पता ही नहीं होगा कि ऐसा हो रहा है, तो वो किस तरीके से इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी वाला जो एटीट्यूड है वो दिखाएंगे? नहीं हो सकता ना। तो इस वजह से यही चीज़ बताई गई है कि जिस तरीके से भी हमारी सोसाइटी में बदलाव आ रहा है, जो भी इश्यू है ऐसा जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेट कंसर्न का है, तो वो सब हमें अपने एजुकेशन में लाना ही पड़ता है। लाइकवाइज एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि जो विमेंस मूवमेंट है, जो फीमेल्स की या जो क्या कहोगे आप, महिलाओं के जो आंदोलन होते हैं, तो इनको भी काफ़ी ज़्यादा वैधता मिली है, लेगेसिमेसी मिली है। तो स्कूल करिकुलम में क्या किया है? स्कूल करिकुलम ने भी जेंडर सेंसिटाइजेशन को इंक्लूड करा है अपने करिकुलम में। तो ये नहीं है कि सिर्फ वीमेन का काम यही है कि चूल्हा चौका संभालना या किचन का काम करना। वीमेन का भी मेल के बराबर दर्जा देने का कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ भी अब आपको एजुकेशन अगर आप देखोगे तो ये चीज़ आनी शुरू हो गई है। जेंडर सेंसिटाइजेशन मतलब कि कोई भी भेदभाव ना हो, मेल्स और फीमेल्स जो है वो अब इक्वल है, उनको इक्वल राइट मिलना चाहिए, हर वे में इक्वल है। तो ये वाला भी जो आप कह सकते हो कि स्कूल करिकुलम ने एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के रूप में इसको अपनाया है, इसको इम्पोर्टेंस दी है। नेक्स्ट देख सकते हो स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि जो आपकी एजुकेशन है ना वो इंटीग्रली रिलेटेड है किस चीज़ से? हमारे जो कलेक्टिव कंसर्न है ना उससे। अब कलेक्टिव कंसर्न के अंदर क्या जाता है? जो इतने भी हमारे पॉलिटिको इकोनॉमिक आइडियाज़ हैं ना वो सारे हमारे कलेक्टिव कंसर्न के अंदर आ जाता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन
एजुकेशन एंड पॉलिटिको इकोनॉमिक आइडियाज़। तो ये पॉलिटिको इकोनॉमिक आइडियाज़ और एजुकेशन के बीच में जो रिलेशनशिप है, यही तो कहीं ना कहीं जाके अब हमारा जो ये आइडियोलॉजी वाला जो हमारा चीज़ है कि आइडियोलॉजी और करिकुलम में क्या डिफरेंस है, क्या किस तरीके से ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तभी तो आप जानोगे ये मेनली क्या है। पॉलिटिको इकोनॉमिक आइडियाज़ है किसी एक पर्सन के या फिर किसी एक ग्रुप के, ग्रुप ऑफ पीपल के हो सकते हैं वे आइडियाज़ जो हमारी एजुकेशन को भी इफेक्ट करते हैं, जो बहुत लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। जैसे गांधीवाद हुआ, गांधीज़म हुआ, मार्क्सिज्म हुआ, अम्बेडकरिज्म हुआ। तो ये सारी जो तमाम चीज़ें आई, इन्होंने किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस किया, लोगों की थिंकिंग पर। सबसे ज़्यादा मेन बात यह है कि किस तरीके से इन्होंने लोगों की सोच पर अपना असर डाला, क्यों इनके पीछे दुनिया घूमने लगी, किस तरीके से इनकी वजह से एजुकेशन में भी बदलाव हमें देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें ही तो हमारी आइडियोलॉजी को फॉर्म करते हैं, यही चीज़ें तो है जो आइडियोलॉजी और एजुकेशन को इफेक्ट करती है। तो यही बताया गया है कि इफ़ यू लुक एट आवर ओन सोसाइटी, अगर हम अपनी सोसाइटी में ही देखें तो वी वुड फाइंड दैट देयर आर 4 इंटेंस गांधीयन, मार्क्सिस्ट एंड दलित एक्टिविस्ट। तो ये सारे गांधीवाद या मार्क्सिस्ट के या फिर जो दलित कार्यकर्ता रहे हैं, इन्होंने हर एक ने अपने आइडियल्स, अपने आदर्शों को, अपनी जो आकांक्षाएं हैं, अपने जो विश्वास है, उन सब को इन्होंने शेयर किया लोगों के साथ, दुनिया के साथ, सोसाइटी के साथ, अबाउट द काइंड ऑफ सोसाइटी दैट नीड्स टू बी क्रिएटेड, कि हम किस तरीके की सोसाइटी का निर्माण कराना चाहते हैं। अपनी सोच से इन्होंने लोगों को पर राज किया, कह सकते हो, लोगों के ऊपर प्रभाव छोड़ा बहुत ही गहरा, कि लाखों उनके समर्थक हो गए, उनके पीछे भागने लगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ सोसाइटी दे सीक टू क्रिएट, दे हैव देयर ओन एजेंडा फॉर एजुकेशन। तो जिस तरीके की वो सोसाइटी का निर्माण करना चाहते थे, जिस तरीके का वो बदलाव देखना चाहते थे, तो उसके साथ साथ उनका एजुकेशन को लेकर भी एक खास एजेंडा था। These different socio-economic projects, be it Gandhian, Marxism and Ambedkarism, are often regarded as ideologies. तो यही सभी तो आपके ideologies को फॉर्म करती है कहीं ना कहीं। With your sociological imagination, it is not difficult for you to understand that education or curriculum is inseparable from this ideology. तो ये जितनी भी विचारधाराएं मैंने बताई है ना, चाहे वो गांधी की हो, चाहे वो अम्बेडकर की हो, चाहे वो दलित की हो, किसी की भी हो, जिन्होंने भी बदलाव लाया, सोशल में एक चेंज, समाज में एक परिवर्तन आया, एक इनका दौर आया, कह सकते हो कि एक इनकी लहर आई कि सब गांधी गांधी के पीछे भागने लगे, ये सब अम्बेडकर के पीछे भागने लगे। तो ये सब कह सकते हो कि एजुकेशन एंड करिकुलम इन विचारधाराओं से इन सेपरेट नहीं रही है, इनसे अलग नहीं रही है, इन्हीं का पार्ट रही है। इन्होंने इन पर बहुत ही गहरा इन्फ्लुएंस किया है, इम्पैक्ट छोड़ा है। ये एजुकेशन में भी हमें इनकी आइडियोलॉजी का जो आइडियोलॉजी थी वो देखने को मिली। That is why every dynamic society has been perpetually depending on education. It is in fact a site of contestation. तो ये है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। मूव ऑन करते हैं, आप टॉपिक्स देखते हैं। पूछा भी जा चुका है आइडियोलॉजी का मीनिंग, तो इसी का अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी से स्टार्ट करते हुए चलते हैं। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो मेकिंग सेंस ऑफ आइडियोलॉजी, ये जो आपका टॉपिक है। तो इसमें सिंपल सी बात यही कही गई है कि अगर हमें आइडियोलॉजी और करिकुलम के रिलेशनशिप के बारे में जानना है तो ज़रूरी है कि हम आइडियोलॉजी को समझें कि विचारधारा क्या है अपनी डेली कन्वर्सेशन में। तो बेटा आइडियोलॉजी का मतलब, अगर आइडियोलॉजी को देखें तो आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी है कुछ सेट ऑफ belief, attitude and aspiration that a person or social group cherishes and use the word to describe political beliefs. Say Gandhism, मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म एक्सेट्रा। तो ये चीज़ है कि कुछ सेट ऑफ विश्वास है, ठीक, लोगों की आकांक्षाएं है, उनके आदर्श है, उनके एस्पिरेशंस है, जो एक पर्सन, एक इंसान या फिर एक सोशल ग्रुप उनको संजोता है या फिर पोषण करता है उनका। एंड एक पॉलिटिकल बिलीफ्स जो है उनके, गांधीज़म, मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म एक्सेट्रा, ये हम यूज़ करते हैं वर्ड्स, गांधीवाद, मार्क्सिस्टवाद। तो ये मुझे इनकी हिंदी अभी उदारवाद वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं शो करती है। अब देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, मतलब आइडियोलॉजी का कंसेप्ट क्या है उसके बारे में जानते हैं।